हेलो, आई एम अभिनव सोनी, फिजिक्स फैकल्टी कौशल्या एकेडमी। कल अपन देख रहे थे, लास्ट क्लास में अपन देख लिए थे, फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे। फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे। फ्रिक्शन की फर्स्ट क्लास में अपन देखे थे कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, म्यू क्या होता है। मैंने लेयर्स बताया था, बहुत धीरे धीरे करके समझेंगे एक एक करके लेयर्स को। तो अभी जो फ्रिक्शन जहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में, वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक किए थे। 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। फ्रिक्शन पता चला था एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ में डायरेक्टली वेट पे डिपेंड नहीं करता। और न्यू थ्योरी, ओल्ड थ्योरी के बाद में ये बात पता चली थी कि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है म्यू आर, व्हाट इज म्यू एन, व्हाट इज एन। आर बोले एन बोले एक ही बात है। आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो म्यू एन, व्हाट इज एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का मिसकॉन्सेप्शन बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा वेट की बराबर नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि बॉडी स्लांट है मतलब वेज में है, या उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं ऊपर से, या कोई इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्लिक फोर्स, या कोई भी अदर फोर्सेस, चाहे स्यूडो फोर्स भी हो, कोई भी अदर फोर्सेस उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर। अगर नेचुरली रखा हुआ है जिसमें कोई भी अदर फोर्सेस इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, तब नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा, पर हर बार नहीं। देख लिए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में इंक्लाइंड फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा देखेंगे, प्लस साथ ही साथ में मैं बताया था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम समझ तो गए थे, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। लेकिन वो रिलेटिव मोशन को समझने के लिए कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो, जब मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाते हैं और 2-3 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक आ जाएंगे, कोई मूविंग पुली आ जाए, उस केस में कैसे वर्क करता है फ्रिक्शन, उसको अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। चलो देखते हैं। तो ये कल लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन कर लिए थे। बढ़िया, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसमें इंक्लाइंड फोर्स आ गया है। इसमें बोला है भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, वही पुराना रोना धोना सभी वही चीज़ है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। लेकिन इस केस में ना हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है यार, तो अब गड़बड़ हो गया। अब देखते ही तुमको समझ में आ गया होगा कि ये इंक्लाइंड फोर्स है, मतलब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। एक बात ध्यान रखना, पर अगर जब इसको मैं कॉस थीटा और साइन थीटा में दो में स्प्लिट करूंगा, अभी करके दिखाऊंगा, पर थोड़ा इमेजिन करना, क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। तो जैसे अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो बनेगा हॉरिजॉन्टल, जो इसको हॉरिजॉन्टल खींचेगा, पर एक और कंपोनेंट बनेगा ऊपर ऊपर। तो वो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो वेट को थोड़ा सा रिड्यूस नहीं कर दिया, मतलब वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या बोलो नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सपोर्ट कर दिया। मतलब अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के बराबर होगा नहीं, वेट से ज़्यादा होगा नहीं, वेट से कम होगा। अपन देख लिए थे कल, सारे लास्ट क्लास में अपन देख लिए थे। तो यहाँ से देखते हैं, इसको दो कंपोनेंट्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने यहीं पर तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हो जाएगा बोलो, एफ कॉस 53 और ऊपर हो जाएगा एफ साइन 53, नीचे एम जी, इधर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है बोलो, म्यू एन। व्हाट इज एन, और ऊपर एन ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज एन हियर, एन इज एम जी माइनस साइन 53, एम जी माइनस साइन 53, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं, एन क्या हो जाएगा यहाँ, एम जी माइनस साइन 53, एफ साइन 53, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। साइन 37, 53 सारे एंगल्स बता चुका हूँ मैं। 37 डिग्री का कैसे निकालते हैं, 3/5। बाकी साइन 53 कैसा होता है, 4/5, ठीक है, अपन देख चुके हैं वो सब। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन 53। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन विल बी कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होता है, तो म्यू इज क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू इज 0.5, म्यू एन कितना है, एम जी माइनस एफ साइन 53। व्हाट इज एम जी 55 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 9.8 10 रख लेंगे, माइनस साइन 53, एफ साइन 53 मतलब 50 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू बोल दो 4/5, ठीक है। साइन 53 की वैल्यू 4/5, ये हो गया, ये 10, 40 50 माइनस 40 10, एफ इज इक्वल टू आ गया 5 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन। एफ कॉस 53 लगाना है। अब एफ कॉस 53 लगा के देखेंगे, मैं क्या बोला था कि देखो जरूरी नहीं है कि ब्लॉक स्लाइड करे, चले पहले तो देखना पड़ेगा ना कि अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। कल देखे थे अपन कि स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग। जो म्यू एन निकालते हैं दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, पर उससे कम तो लग सकता है अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो देखते हैं इस केस में क्या बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही, कैसे पता चलेगा। एफ कॉस 53 को कैलकुलेट किया जाएगा, तो बोलो एफ कॉस 53 इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स,
हॉरिजॉन्टल फोर्स और फ्रिक्शन भी हॉरिजॉन्टल लगता है, तो F cos 53 कितना आ जाएगा बोलो, F 50 और cos 53 कितना होता है 3/5, 10 × 3 विच इज 30 न्यूटन। बोलो बोलो 30 न्यूटन ज़्यादा है या 5 न्यूटन ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 30 न्यूटन ज़्यादा है, तो 30 न्यूटन ज़्यादा फोर्स होगा तो राइट साइड में इसमें अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ तो इधर कितना लग रहा है अभी 30 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है 5 न्यूटन, तो इधर 30 न्यूटन लग रहा है और इधर 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बोलोगे 30 - 5 विच इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर लास्ट फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास। what is net force 25 न्यूटन, what is मास दिया हुआ है 5 kg, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक, आई होप सभी क्लियर हुआ होगा। अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे अपन शिफ्ट करते जाएंगे इसके बाद और थोड़े एडवांस अच्छे क्वेश्चंस में, तो इसमें अच्छे और भी क्वेश्चंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, फोर्स F। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना। इसमें बोला है जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर ये फोर्स को जो F फोर्स इस पे लग रहा है उसको मैं पहले लगाऊंगा 1 न्यूटन, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर ऐसे ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करेंगे। इफ द फोर्स, ध्यान सुनो, इफ द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, पहले कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये बस रस्सी बांध के रखे हुए, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जीरो से स्टार्ट करते फिर धीरे 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 खींचना स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसा खींचूं, इधर से ऐसा फोर्स लगाऊं, ऐसा खींचूं, तो खींचूंगा तो क्या होगा, फोर्स को धीरे 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 बढ़ाऊंगा तो स्लाइड होने से पहले ये उठ तो नहीं जाएगा, कहीं लिफ्ट अप तो नहीं हो जाएगा, मतलब इस सरफेस से ऊपर उठ तो नहीं जाएगा। ऊपर उठने का कंडीशन होता है जब कोई भी सरफेस छोड़ दे। नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, तो अगर वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या, नहीं, बस इतनी सी बात है। तो अपने को बताना ये है कि ये ऊपर उठ जाएगा या स्लाइड होगा। वीडियो पॉज करो, सोचो कि स्लाइड होने का कंडीशन क्या होगा और लिफ्ट अप होने का कंडीशन क्या होगा, मैं बताता हूँ। अब वापस रिज्यूम कर लेते हैं। देखो, स्लाइड होने के कंडीशन में अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बना दो तो इधर बनेगा क्या बोलो, F cos 37, ऊपर बनेगा नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर एक और फोर्स बनेगा F sin 37 और इधर लगेगा फ्रिक्शन और इधर लगेगा mg। ठीक, ये बात तो सबको क्लियर है। अब देखो, अगर ध्यान से सुनना, अगर F cos 37, क्या बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो, अगर F cos 37 फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो स्लाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। F cos 37 फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। F sin 37, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा ना, मैं क्या बोला, जब ये लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा, तो ये कांटेक्ट रहेगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, जैसे ये उठ जाएगा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, इसका मतलब F sin 37 जो है वो mg से ज़्यादा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको मेरे को ऊपर उठाना है तो इसके वेट से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर उठ जाएगा। तो अगर F sin 37 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, F sin 37 is greater than or equal to mg, then the body will lift up. And F cos 37 is greater than or equal to friction, the body will slide. ठीक है, तो इस केस में देखना है कि बोल रहा है कि स्लाइड होगा कि लिफ्ट अप होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली F को धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि F cos 37 फ्रिक्शन से ज़्यादा, क्योंकि F फिक्स नहीं है ना, F ऐसा थोड़ी कि 50 न्यूटन 60 न्यूटन दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, F को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि F cos 37 जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि F sin 37 जो है वो mg से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लिफ्ट अप भी हो जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा, बड़ा सिंपल है, अब समझ गए सभी लोग, अब समझ गए सभी लोग। अब देखते हैं इसमें, तो इसमें पहले क्या होगा कि F sin 37 F cos 37 में देखते हैं कि पहले कौन जीतेगा। इसका मतलब किसकी वैल्यू कम फोर्स पे ही फ्रिक्शन को बीट कर दे या कम फोर्स पे ही mg को बीट कर दे, तो जो जीतेगा वो पहले होगा, ठीक है। कम से कम फोर्स में लगा के देखते हैं। कंडीशन क्या है, फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम जीरो, तो फोर्स देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। तो पहले चेक करते हैं व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा, बोलो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू, सर फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है,
तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन हियर, इस केस में जब स्लाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अपन चेक कर रहे हैं दिस इज फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए चेक कर रहे हैं, स्लाइडिंग के लिए चेक कर रहे हैं तो म्यू एन लिखेंगे। व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस एफ साइन 37, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर म्यू एन, म्यू मतलब यहाँ पर दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg, mg मतलब 100 माइनस एफ साइन 37 मीन्स 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/5। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बोलो, 0.5 इंटू 500 माइनस 3f, 500 माइनस 3f बाई 5, 0.5। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 500 माइनस 3f बाई 10, दिस विल बी योर फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई तो मेरे को स्लाइडिंग के लिए कंडीशन क्या है कि f cos 37 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फ्रिक्शन। तो f cos 37 इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा नहीं होगा देखते हैं। तो 500 माइनस 3f बाई ये रख देते हैं, तो f cos 37 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज 500 माइनस 3f बाई 10, 500 माइनस 3f बाई 10। तो इसको 10 को इधर सॉल्व करो, f की वैल्यू निकाल लेते हैं। f cos 37 मतलब हो जाएगा ये आपका f इंटू 4/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से निपट गया 500 माइनस 3f। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कितना 2, 8f इक्वल टू 500 माइनस 3f, 11f इक्वल टू 500, f इज इक्वल टू 500 बाई 11। दिस इज योर f इक्वल टू बोलो या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलो। ठीक है, मतलब 500 बाई 11 फोर्स की वैल्यू है। f की वैल्यू अगर 500 बाई 11 हुआ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, f की वैल्यू इस फोर्स इस f की वैल्यू अगर 500 बाई 11 हो जाता है तो स्लाइड होने लगेगा। अरे यार, लेकिन अगर 500 बाई 11 होने से पहले ही लिफ्ट हो जाए तो क्या लिफ्ट के लिए अपने को चेक करके देखना चाहिए? बिल्कुल, लिफ्ट के लिए चेक करके देखते हैं। तो फॉर लिफ्टिंग बताओ लिफ्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, लिफ्टिंग के लिए चेक करके देखते हैं। लिफ्टिंग के लिए कंडीशन है लिफ्ट अप होने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स f sin 37 mg से ज़्यादा हो जाए। तो चेक करके देखें, f sin 37 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। mg कितना है भाई, mg है 10 kg मतलब 100 न्यूटन। तो f sin 37 क्या होगा बोलो, f इंटू 3/5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। कितना mg बोलो 10 kg 100 न्यूटन, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। तो इधर 5 को इधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, ये f इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 500 बाई 3। ये दिस फोर्स इज फॉर लिफ्टिंग। दिस फोर्स मतलब f की वैल्यू अगर 500 बाई 3 हो जाए तो उठ जाएगा। f की वैल्यू अगर 500 बाई 3 हो जाए तो ये लिफ्ट अप हो जाएगा। f की वैल्यू अगर 500 बाई 11 हो जाए तो स्लाइड होने लगेगा। बोलो 500 बाई 3 बड़ा है कि 500 बाई 11? 500 बाई 3 बड़ा है। अरे डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो f लिफ्टिंग, f जो लिफ्टिंग का कंडीशन है इज ग्रेटर देन f स्लाइडिंग। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जाएं तो पहले स्लाइड होगा कि पहले लिफ्ट होगा। तो बढ़ाते वो वैल्यू पहुंचेगी f की जिसमें स्लाइडिंग तक 500 बाई 11 पहले पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब पहले वो स्लाइड होने लगेगा, और स्लाइड होते ही फिर उसके बाद और वैल्यू बढ़ाएंगे कितने तक के, 500 बाई 3 ले आएंगे तो लिफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन ब्लॉक विल स्लाइड फर्स्ट बिफोर लिफ्टिंग। वेरी गुड, बढ़िया, मजा ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे आ गया देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए भाई, F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज फ्रिक्शन, म्यू एन। और व्हाट इज फ्रिक्शन, म्यू कितना 0.4 और एन कितना 50। क्यों एन को मैं mg रख दिया क्या? हाँ, क्योंकि इस पर कोई और इंक्लाइंड फोर्स ऐसा ही नहीं, इधर mg है इधर n है और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं। n रखो, वैल्यू रखो फटाफट 50 आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन तक के पिछले क्वेश्चन जो भी हम देख रहे थे उसमें म्यू के और म्यू एस की वैल्यू अलग अलग नहीं थी, म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सेम ही थी, लेकिन इसमें बोल दिया कि म्यू के और म्यू एस अलग अलग हैं। यहाँ से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने को पकड़ में आने वाला है, ध्यान सुनते जाना। अगर बोला है कि डिटरमाइन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो या जस्ट होने लगे, फॉर विच ब्लॉक विल नॉट मूव। देखो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर बढ़ाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है, फिर बढ़ाऊंगा फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जस्ट अब मूव नहीं, तो उतना ही फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना लगा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक, तो इफ दिस मैक्स फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के जितना फोर्स लगा दिए है ना, उतना फोर्स लग गया है इस पे, अब ये जस्ट स्टार्ट हो गया मूव करना, कीप्स एक्टिंग एंड द ब्लॉक इज गिवन अ जेंटल नज, मतलब जब ये मैक्सिमम जस्ट चलने वाला है और मैं इसको हल्का सा ऐसे टच से टच कर देता हूँ, अब ये अब भागने लगा उधर, जब ये मैक्सिमम फोर्स लग गया जस्ट हिलने वाला है, अब मैं उसको हल्का सा टच कर देता हूँ, तब ये क्या होगा, स्लाइड होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही स्लाइड होना स्टार्ट होगा क्या म्यू 0.5 रहेगा? नहीं, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, जो कि 0.4 है। अरे तो ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब मैं लगा रहा था कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना। सपोज इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है 50 न्यूटन, ठीक है, तो मैं तो लगा रहा हूं 50 न्यूटन, लेकिन काइनेटिक होने के कारण वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गई उसकी वैल्यू, और जैसे ही उसकी वैल्यू ड्रॉप हुई, अब मैं तो लगा रहा हूं 50 न्यूटन लिमिटिंग के बराबर, पर काइनेटिक है 49 न्यूटन, तो मेरा जो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन है उसकी वजह से क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें, बिल्कुल एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही कितना एक्सेलरेशन होगा, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया क्वेश्चन में। अभी 50 न्यूटन नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था। चलो देखते हैं चेक करके। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लेते हैं, एफ मैक्स मस्ट बी इक्वल टू, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के जितना लगा सकते हैं। एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस एन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस और एन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू कितना दिया हुआ है भाई 0.5 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इधर mg और वही नॉर्मल रिएक्शन, तो mg कितना इधर 50, अरे देखो ना इधर mg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg होगा ना, ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये 16 50 50, ठीक है, तो 0. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 25 न्यूटन एंड दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड, दूसरे में बोला है कि यही फोर्स अगर कीप्स ऑन एक्टिंग, यही फोर्स लगता रहेगा, तब बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, अब ब्लॉक तो चलने लगेगा ना, एंड इट्स गिवन अ जेंटल नज, जेंटल नज मतलब थोड़ा सा धक्का दे दिए तो ये चलना तो शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जस्ट चलने वाला है और थोड़ा सा पुश मिल गया तो चलना शुरू कर देगा, और जैसे ही चलना शुरू करेगा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि काइनेटिक, बोलो काइनेटिक। जब तक वो नहीं चल रहा है स्टैटिक, मैं 2 न्यूटन लगाया वो भी 2 न्यूटन, मैं 3 न्यूटन लगाया वो भी 3 न्यूटन, मैं 10 न्यूटन वो भी 10, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, और मैं लगाया मान लो 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन, मैं लगाया 25 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 25। अब बताओ 25 से बढ़ सकता है फ्रिक्शन? नहीं। अब इसमें चलना अगर शुरू कर दिया तो अचानक से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉप, जो हम लोग फ्रिक्शन की ग्राफ में देखे थे फोर्स और फ्रिक्शन की, ऐसा गिर के ही आता है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन जो ड्रॉप होता है उसकी वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना फोर्स 25 न्यूटन लगा रहे थे, तो अब क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू, तो हमारी एक्स्ट्रा फोर्स जो है उसकी वजह से एक्सेलरेट करने लगेगा। बहुत बढ़िया, समझ गए अपन। देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू एन होगा क्या, बहुत ही बढ़िया। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के, व्हाट इज म्यू के 0.4, और व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन 50, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया 20। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन, और मैं कितना लगा रहा हूँ 25 न्यूटन, क्योंकि हमने जो 25 लगाया था वो तो 25 लग ही रहा है ना, इफ दिस F4 कीप्स ऑन एक्टिंग, मतलब वो 25 न्यूटन तो लग ही रहा, तो हमने कितना लगाया था 25 न्यूटन, और अब कितना फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, तो इसमें नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट विल बी 25 माइनस 20 विच इज 5 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इज फोर्स बाई मास विच इज 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। देखो तो कभी भी इससे क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, कि कभी भी ये नहीं बोलना कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद जस्ट उसको थोड़ा सा पुश करने के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना ही फोर्स लगाते रहेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेट करने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी।
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वहाँ से वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, जो मैं लास्ट क्लास में बोला था कि डायरेक्शन समझना अब बहुत इंपॉर्टेंट है जब मोशन आने लगेगा बॉडी में। देखो अब तक क्या हो रहा था कि जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब जस्ट मूव कर रहा है या नहीं, ये इसकी केस था। जब एक्चुअल में एक बॉडी के ऊपर दो बॉडी मूव करने लगे तो इसके रिस्पेक्ट में उसमें कैसे फ्रिक्शन होता है वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले क्लास में मैं बताया था कि रिलेटिव मोशन जो है इसको अपोज करता है, इसको अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन को नहीं। तो ये दिख रहा होगा दो डायग्राम, ये दो ब्लॉक में मान लो नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तुम चाहो तो वैल्यू कुछ भी रख लो। अभी फॉर एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं, मास वास से कोई मतलब नहीं है, अभी खाली डायरेक्शन देखना है अपने को। यहाँ पर म्यू है, म्यू इज प्रेजेंट, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, इस कंडीशन में बताओ मेरे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। वीडियो पॉज करके सोचो। जितने लोगों को लग रहा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, या कुछ ही लोगों को लग रहा होगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, तो वो दोनों ही इंट्यूशन से अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। हमेशा हमको देखना पड़ेगा कि ब्लॉक का रिलेटिव मोशन दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किधर है। वो कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत सिंपल, जो काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे सभी लोग। रिलेटिव मोशन का देखो बहुत सिंपल है, तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं ए, इसका नाम रख लेता हूँ बी। बताओ वी ए, अब वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए को देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी वी ए बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड वेक्टर फॉर्म, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्लिक नहीं है, सेम डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए, आई एम कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लो, उसको नेगेटिव बोल लो, आंसर हमेशा सेम होगा, चिंता नहीं। अभी के लिए मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसको नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन है? 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस वी बी इज व्हाट? 10, पॉजिटिव 10 पॉजिटिव 10, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, -5 मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब वेलोसिटी ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बी पे बैठ के देखूं तो ए मेरे को पीछे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बी खुद ज़्यादा आगे जा रहा है। बी खुद 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा ना। ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते हो फॉर्मूले में। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी किधर आई? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ए पे, इधर, विथ रिस्पेक्ट टू बी। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं पूछता हूं कि अगर ए पे बैठ के देखूं तो बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन इज वेरी रिलेटिव टर्म, मतलब कि कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, किसको देख रहे हो। ओके, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिए थे, अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस फॉर्मूले का माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये +5 है कि -5? +5। इसका मतलब अगर ए पे बैठ के देखें तो बी जो है, ए पे बैठ के देखूं तो बी जो है वो नीचे से स्लाइड होके आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन पक्का किधर लगेगा? पीछे। ठीक, तो हमेशा जब 2 ब्लॉक सिस्टम आ जाए या 3 ब्लॉक सिस्टम आ जाए तो देखो कि विच कौन सा ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, और जो उसके रिस्पेक्ट में, अच्छा ऐसे तो यार बोलो तो ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो दोनों पे फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। नहीं, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक, और देखेंगे फर्दर और एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्कुल उसके जैसा ही एक एग्जाम्पल है, देखो उसमें दोनों ब्लॉक इधर जा रहे थे, अब मैं एक ब्लॉक को इधर ले जाता हूँ। सेम रखते हैं वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। ठीक, वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो कि ए के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में बी पे फ्रिक्शन किधर, बी के रिस्पेक्ट में ए में फ्रिक्शन किधर। चलो मैं बना देता हूँ। जब मैं बोलूँ ना कि वीडियो पॉज करके बनाऊँ, तब फिर सही में वीडियो पॉज करके बनाऊँ। फिर उसको ऐसा नहीं कि 5 सेकंड कट से फॉरवर्ड करके वीडियो देख लिए कि ठीक है ना यार अब आ ही तो जाएगा सॉल्यूशन। तो ऐसे तो सॉल्यूशन सारे बुक में भी मिल जाएगा, फिर मेरे बताने का या सीखने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँ तो फिर पेन कॉपी लेके उसी टाइम बनाओ। ठीक है, जैसे ही देखिए अच्छा हाँ यार ऐसे में कैसे होगा, चलो 5 सेकंड फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, तो वैसे तो पूरे बुक में सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर तुमसे तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। तो जब मैं बोलता हूँ तो उस टाइम पे बनाओ वीडियो
आगे करके, ठीक है। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, आई एम कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसा ही। अब इसमें क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव, डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बिल्कुल पिछला ही कहानी है। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, ए की वेलोसिटी किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, -5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन किधर, 10, ये फॉर्मूले का माइनस है और 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना आ गया आंसर, -15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर ए में बैठ के देखेंगे बी को, तो बी किधर जाता हुआ दिखेगा, 15 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट इधर। और सेम उसी के जैसे अगर बी में बैठ के देखेंगे तो ए का डायरेक्शन कैसा दिखेगा, उस डायरेक्शन में दिखेगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, ठीक। तो इससे डायरेक्शन अपने को पता चल जाएगा, क्या डायरेक्शन अपने को पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है इन रिलेटिव मोशन व्हेन टू ब्लॉक्स और 2 और मोर ब्लॉक्स आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर। तो उस कंडीशन में अपन निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैं बताया था फ्रिक्शन का डायरेक्शन काफ़ी नॉन इंट्यूटिव है। मतलब देखो ब्लॉक तो जैसे पिछले केस में दोनों ही ब्लॉक इधर जा रहे थे, लेकिन अगर ग्राउंड से देखें तो ना, ग्राउंड से देखोगे तब तो दोनों ब्लॉक इधर जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट नहीं है, ऐसा नहीं है, इस ब्लॉक पे इधर, इस ब्लॉक, तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक। वैसे ही इस पे देखते हैं, सपोज ये कार्ट है ऐसा करके, इसको तुम समझ लो बस है, जैसे कि एक बस है, बस में मैं या किसी भी गाड़ी में मैं खड़ा हूँ, ये ब्लॉक की जगह मेरे को रख लो, खुद को रख लो, ऐसे खड़े, तो अगर वो चल रहा है, जैसे अचानक स्टार्ट होता है तो फिर वो पीछे जाते हैं, इनर्शिया हो तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा चल रहा है नॉर्मली बस, उस कंडीशन में मान लो ये इधर ऐसा आगे चल रहा है, ऐसा, ठीक है, आगे चल रहा है, मेरे को बताओ इस कार्ट को, इस बस को, या कोई भी गाड़ी होगा, व्हीकल होगा, इसको आगे कौन ले जा रहा है, तो बोलोगे इसको आगे ड्राइवर ले जा रहा है। ड्राइवर कौन, ड्राइवर कैसे ले जा रहा है, तो ड्राइवर क्या करता है कि ड्राइवर पेडल पुश करता है, तो पेडल पुश करने से इंजन चलता है, चक्का घूमता है, तो वो आगे बढ़ता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इस ब्लॉक को कौन आगे ले जा रहा है, ये ब्लॉक के साथ तो इंजन नहीं जुड़ा है, वो तो नहीं आगे ले जा रहा है, फिर ब्लॉक कैसे आगे जा रहा है। तो देखते हैं इस ब्लॉक में फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, वीडियो पॉज करके सोचना डायरेक्शन किधर होगा। तो ओके, जितने लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन इधर होगा फ्रिक्शन का, वो सभी लोग गलत हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज, पूरा मोशन किधर हो रहा है ग्राउंड से देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ से देखना है, जिस बॉडी के रिलेटिव कोई मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो। तो हो रहा हो कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से, अगर ये इधर जा रहा है तो अपन इस फ्रेम में भी बैठ के देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। हमेशा इनर्शियल में बैठ के देखना ज़्यादा इजी होता है। इस फ्रेम में अगर मैं बैठ जाऊँ, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करूँ, तो बताओ, क्योंकि ये फ्रेम आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा किधर, इधर। और स्यूडो फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, क्योंकि ये इधर नहीं जा रहा है, तो अपोज कौन कर रहा है उसको, फ्रिक्शन। तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। और इन जनरल देखना चाहो तो ड्यू टू इनर्शिया के कारण ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। लेकिन जब बस स्टार्ट होगी, जब ये जो कार्ट है जो बना हुआ है, ये स्टार्ट होगा चलना, तो वो तो इधर जाएगा, पर इनर्शिया के कारण ये रुका रहना चाहेगा। लेकिन इसको कौन आगे लेके जा रहा है, अच्छा एक्चुअल में फ्रिक्शन ही इसको आगे लेके जा रहा है, क्योंकि नो अदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस। इसमें जो वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है वो तो ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं जो इसको आगे लेके जाए। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देखूं, तो यहाँ बैठ के देखोगे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर ग्राउंड से देखेंगे, अब मेरे को बताओ इस ब्लॉक को कौन आगे लेके जा रहा है, ये बस के अंदर है, ठीक है, बस आगे जा रही है, तो बस आगे जा रही है, तो ये ब्लॉक क्यों आगे जा रहा है। अगर ये सरफेस को मैं एकदम फ्रिक्शनलेस कर दूं, इमेजिन करो ये एकदम फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो कार्ट है, ये जो कार्ट बना हुआ है, ये कार्ट आगे निकल जाएगा और ये यही रह जाएगा। मतलब इसके पैर के नीचे से पूरा निकल जाएगा बस, क्योंकि बहुत ही स्मूथ हो जाएगा ना ये सरफेस। इसका मतलब आगे बस के साथ में लोगों को, मेरे को, इस ब्लॉक को कौन आगे लेके जाता है, फ्रिक्शन ही आगे लेके जाता है। तो ये नहीं बोलना फ्रिक्शन अपोजेस मोशन जो करवा रहा है, जो इसको आगे लेके जा रहा है बस के साथ में, वही फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कभी सपोर्ट करता है, कभी अपोज करता है, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट सरफेस ये दोनों हैं। ये नीचे वाला सरफेस इधर जाना चाहता है, तो इधर वाले सरफेस क्या इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर लगेगा, आगे लगेगा, क्योंकि ये भी इसके साथ आगे जा रहा है। तो इसको आगे ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन है ऑफ कोर्स। इनर्शिया को अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। खैर ये वैसा ही क्वेश्चन है,
जैसे अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो पहले ये ब्लॉक आगे चलेगा या फिर टूट जाएगा, रस्सी कैसा होगा क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, एक होमवर्क है जो इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे वहीं से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, पास्ट ईयर में बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एक एडवांस क्वेश्चन भी अभी बताऊंगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल डज नॉट स्लाइड। ब्लॉक मतलब समझ लो कि मेरे पास क्या कुछ ऑप्शन है क्या, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, कुछ भी ऑप्शन समझ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट को अगर मैं इसके अगेंस्ट ऐसा ऐसे रख देता हूँ और इसको ऐसे पुश करके रखता हूँ, तभी अभी स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे स्लाइड होने लगेगा, नीचे स्लाइड होने लगेगा। तो मिनिमम कितने फोर्स से मेरे को इसको पुश करके ऐसे रखना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये वॉल है, वॉल, ठीक है। तो इस वॉल के अगेंस्ट क्या करना चाह रहा है, स्लाइड होना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स हटा दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे दबा के रखूँ तो टिका रहेगा। तो मिनिमम कितने फोर्स से दबा कर, उससे ज़्यादा से रखेंगे तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे मिनिमम कितना फोर्स लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 5 kg, बहुत बढ़िया, समझ गए। नीचे कितना, 55G इसका वेट। इसको नीचे कौन ला रहा है, वेट ही तो ला रहा है, तो इसको नहीं गिरने देगा, इसमें खसकने स्लाइड होने नहीं देगा। वो कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर ऑफकोर्स, क्योंकि इसके ये किधर जाना चाह रहा है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे, मतलब मोशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और ये मैं लगा रहा हूँ फोर्स। क्या यही फोर्स, अब बताना, क्या यही फोर्स इस पर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। मतलब मैं जितना फोर्स लगाऊंगा वॉल भी उतना ही लगाएगा, अगर उतना नहीं लगाएगा तो वॉल के अंदर घुस जाएगा ये ब्लॉक। वैसा हो सकता है क्या, वैसा नहीं। तो अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी इधर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी दिस डायरेक्शन। क्या फोर्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सर समझ गया। बस सब क्या कहानी है। फ्रिक्शन क्या होता है बोलो, म्यू एन। बताओ फ्रिक्शन को कितना होना चाहिए कि ये नीचे ना गिरे। नीचे क्यों गिर रहा है, अपने वेट की वजह से। इसके वेट के को अगर फ्रिक्शन बैलेंस कर ले, बराबर कर ले, तो क्या हो, बस ब्लॉक गिरना बंद हो जाएगा। तो म्यू एन, तो देखें फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू एन में फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन इज एफ, ठीक, इतना ही। और फ्रिक्शन ऑल्सो, यहाँ से एक और बात पता है कि ऑल्सो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बैलेंस वेट। वेट को बैलेंस करना चाहिए। तो फ्रिक्शन कितने के बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। और mg कितना है, mg कितना है 50। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए 50। ये 50 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 0.5 एफ, ठीक। तो एफ कितना आ जाएगा इधर से 100 न्यूटन। दिस द आंसर। मतलब मिनिमम 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके स्लाइड नहीं होगा। अगर 199 किए तो धीरे धीरे नीचे खसकने लगेगा। और 110 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो जितना करो, दीवार टूटने तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम 100 न्यूटन होना चाहिए फोर्स। बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, आराम से समझना है, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, इस क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है। इसमें मैं हिंट बता के छोड़ूंगा तो लोगों को बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बस इसमें 2 केसेस हैं, इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ मतलब कि बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि समझ से ही बाहर है, कंडीशन 2 हैं और कभी कभी हम अप्लाई करना भूल जाते हैं, इस वजह से बस थोड़ी दिक्कत होती है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स, दोनों पूछा है। मतलब मिनिमम, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ये पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम कितना लगाऊं, उससे ज़्यादा कितना भी लगाऊं चलेगा क्या, चलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम कितना लगाना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू से इमेजिन करना, मिनिमम वैल्यू जितना लगाना हो तो ठीक है, फिर बढ़ाते जाऊँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इतना बढ़ाऊंगा कि ऊपर खसकने लगेगा। क्योंकि देखो इसका एक फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर भी तो है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, 37 डिग्री पे लग रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्लॉक ऊपर स्लाइड होने लगेगा। तो मेरे को मैक्सिमम भी बताना है, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड नीदर अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। मतलब वो ब्लॉक नीचे तो ना ही गिरे और ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ऊपर खसकने लगेगा, तो ऊपर भी ना खसके। तो दोनों कंडीशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, स्लाइड्स डाउनवर्ड। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, यहीं पर बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो मेरे को इधर मिलता है
फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इधर मिलेगा क्या, एफ कॉस 37, और ऐसे करके इसको दो में तोड़ेंगे, ऊपर क्या मिलेगा, एफ साइन 37, बहुत ही बढ़िया। ऊपर मिलेगा फ्रिक्शन, ध्यान से देखना फ्रिक्शन ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है, तभी मैं फ्रिक्शन को यहाँ पर नहीं बनाता, केस जब केसेस बनाएंगे तब देखेंगे उसको। अभी के लिए मैं फ्रिक्शन हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, केसेस अलग अलग होंगे तब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद साथ में इसका वेट कितना 50 अलग से नीचे, ठीक, दैट्स इट। और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर। अरे यार जाता है, वेट करो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 2 3 4 5 चला गया, ये वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। ओके सर, मज़ा आ गया। पहला केस देखते हैं, स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ स्लाइड ना हो उस कंडीशन में, प्रिवेंटिंग स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो प्रिवेंट कर रहे हैं अपन, तो इसमें इस केस में क्या होगा, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स इधर एफ कॉस 37, बहुत ही बढ़िया। ऊपर क्या लगेगा, एफ साइन 37। बोलो नीचे मैं मिनिमम फोर्स इतना लगा रहा हूँ कि नीचे ना जाए, तो सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा अपने को, ऊपर, ऊपर फ्रिक्शन, नीचे 50 न्यूटन। पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, नीचे जा रहा था तो प्रिवेंट कर रहा था फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर कितना हो जाना चाहिए, बोलो एफ कॉस 37 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और फ्रिक्शन कितना होना चाहिए इसमें, बोलो ऊपर दो सपोर्ट कर रहे हैं, देख भाई नीचे क्यों आएगा, अपने वेट के कारण। ऊपर कौन कौन है, एक तो फ्रिक्शन है और एक एफ साइन 37 है, ध्यान से देखो। तो ऊपर वाले फोर्स जो है एफ साइन 37 प्लस फ्रिक्शन मस्ट बैलेंस व्हाट, वेट mg, ठीक, बढ़िया, यहां तक गुड, कोई दिक्कत नहीं। एफ साइन 37 मतलब एफ इंटू 3/5, एफ इंटू 3/5, ओके, कोई इशू नहीं, प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन इज एफ कॉस 37। दोनों फोर्स ऊपर के मस्ट बैलेंस mg मतलब 5 kg है तो 50 वेट। यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए, एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, एक इक्वेशन बनाइए। अब नेक्स्ट फॉर, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फॉर, अब समझना ध्यान से, फॉर स्लाइडिंग अपवर्ड्स, मतलब वो अपवर्ड स्लाइड ना हो उसके लिए अपन कंडीशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने को करेगा, जब मैं फोर्स, देखो फोर्स मिनिमम कितना लगाऊंगा, इतना लगाऊंगा तो नीचे नहीं जा रहा है। अब इसके बाद बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, एक लिमिट आ गया कि फोर्स इतना बढ़ गया कि अब ये ऊपर जाने को कर रहा है। तो अब ये जब ऊपर जाने को करेगा तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड। जब ये नीचे खसकने को करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड। जब ये ऊपर जाने को करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स। तो इसमें मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, और ये अब नई वैल्यू आ गई है एफ की, तो इसका नाम एफ डैश रख देते हैं। तब ये बना एफ डैश कॉस 37, ठीक, और इसका कंपोनेंट ऊपर बनेगा एफ डैश साइन 37। ये द मैक्सिमम फोर्स, एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मिनिमम। तो मिनिमम का नाम मैं एफ रखा हूँ, मैक्सिमम का नाम एफ डैश रखे। तो एफ डैश साइन 37, नीचे आएगा वेट कितना 50, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इस केस में किधर लग रहा था, ऊपर। इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि इट टेंड्स टू स्लाइड अपवर्ड, तो फ्रिक्शन भी लाइक डाउनवर्ड। फ्रिक्शन स्विच करता रहता है स्लाइड। जैसे देखो, मान लो ये ब्लॉक यहाँ रखा है, मैं इसको इधर खसकाना चाह रहा हूँ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। अब एक बात मैं बोलूँ कि इधर को नहीं, अब मैं इधर खसकाना चाह रहा हूँ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। फ्रिक्शन तो अपना साइड स्विच कर लेगा ना, जिधर भी मोशन, रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट। तो रिलेटिव मोशन पहले नीचे हो रहा था डाउनवर्ड स्लाइड होने के केस में, अपवर्ड स्लाइड के होने के केस में ऊपर हो रहा है, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन नीचे होगा। मिटा लेते हैं इसको, ये सबको, ठीक है, ओके, ठीक। तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज एफ डैश कॉस 37। एफ कॉस 37 मत लिख देना, ये एफ अलग केस है, ये मिनिमम का केस है। यहाँ से एफ निकालो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एफ डैश निकालना है। एफ डैश कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो हियर एफ साइन 37, एफ डैश साइन 37, सॉरी, एफ डैश साइन 37 मस्ट बैलेंस व्हाट, 50 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस एफ है, स्मॉल एफ, उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, म्यू एन, एन इज एफ डैश कॉस 37, ठीक।
यहाँ म्यू का वैल्यू 0.5 रखें, एफ डैश की वैल्यू निकालो वो मैक्सिमम फोर्स आएगा, एफ की वैल्यू निकालो वो मिनिमम फोर्स आएगा। आई होप यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द एडवांस्ड क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक, मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का। एक्चुअल फ्रिक्शन चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट अगर बोलोगे तो कोई ऐसा सच बहुत कठिन कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ नया ही आ गया, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है। साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट में पूछा जाता है, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो कैसा रहता है, सिंपल है। एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है वो होता है, ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं पी फोर्स से खींच रहा हूँ, एफ बोलो पी बोलो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो फोर्स है ना वो होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। मतलब इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ, इस पी को इतना बढ़ा दो कि जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो फ्रिक्शन है वो कितना बन जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में फोर्स इतना लगाओ कि फ्रिक्शन लिमिटिंग इधर बन गया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट बनेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका परिणामी रिजल्टेंट बनेगा इधर। जो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। विच फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार और बोलता हूँ, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, बस ये कहानी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक, तो देखें कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों बता रहे कि इसके बीच का, इसके ऐसे तो कई सारे, ये भी एंगल बन सकता है, ये भी एंगल, बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, इसको इतना भाव क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए देखते हैं कि म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसके बारे में हमने सबसे कम चर्चा किया है, कि बोला कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता है म्यू, तो उसको किसी सरफेस का म्यू कितना है, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ नए कुछ भी बन रहा है, तो कोई भी बिल्डिंग बन रही है या कुछ भी, तो उसमें जो म्यू निकालना रहता है सरफेसेस का, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक, तो देखो कैसा है रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड थीटा। म्यू इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कभी बड़ी बिल्डिंग बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कोई बहुत सैंड वाला एरिया है, रेत वाला, बहुत दूर तक सैंड है, रेत है, इस पे अगर बिल्डिंग बनाना है तो इसके नीचे खोदते जाओ तो इसके नीचे में कोई एक हार्ड सरफेस, चट्टान, हार्ड सरफेस आएगा ही नहीं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, वो जो अभी कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर बनता है दैट इज डिफरेंट। पहले के टाइम पे जब स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे तो हार्ड नीचे सरफेस देखते थे, तो नीचे कितना भी खोदो हार्ड सरफेस आ ही नहीं रहा। उस केस में वैसे केसेस में इस पे सैंड में अंदर एक पतले पतले से पाइल्स डालते हैं, पतले पतले से, जिसको बोलते हैं पाइल्स, जिसको बोलते हैं पाइप रहता है पतला सा, उसको कॉलम जैसे एक्ट करता है वो, जिसके ऊपर बिल्डिंग टिकेगा। अब बताओ, इसको जैसे कि मैंने इसके अंदर रेत के अंदर डाल दिया, लेकिन नीचे तो कोई हार्ड सरफेस है नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए, तो पूरा बिल्डिंग इसके ऊपर बना देते हैं बड़ा सा। और ये पूरे जो कॉलम्स है ये है, इसको नीचे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसको पूरा कौन सपोर्ट करता है पता है? फ्रिक्शन। मतलब सोचो, ये नीचे रिलेटिव मोशन होने वाला है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन के ऊपर पूरा बिल्डिंग टिका हुआ होता है। तो उसमें मेरे को म्यू कितना है फ्रिक्शन वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो म्यू है और यहाँ पर एंगल थीटा है, तो थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उससे म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में बहुत ही क्लियरली, थीटा तो बता दिया क्या है। तो ये ट्राइंगल देख लो, ये वाला, इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दो। तो टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा? AC बाई OA, AC बाई OA मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बाई बेस, OB बाई OA, AC इक्वल टू OB। ये जो AC है यही OB के बराबर है, और OB क्या है? फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन इज म्यू। ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा।
रिलेशन आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मेरे को किसी भी सरफेस के लिए खींच खींच के देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, अगर थीटा पता चल गया तो साथ ही साथ में मेरे क्या पता चल गया, उसी को मैं अगर टेन थीटा बोल दूं तो टेन थीटा पता चल गया, तो साथ ही साथ में उस सरफेस का मेरे को म्यू पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।